हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास है पीसीएम। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.4 के सॉल्यूशन को सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। इसके पहले माइनर यानी कि उपसारणिक तथा कोफैक्टर यानी कि सहखंड पर विचार करेंगे। चलिए देखते हैं इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या हैं, उस स्टेप पर हम बारीकी से विचार करेंगे। टॉपिक वाइज हम इसको अटेंड करने वाले हैं। देखिए टॉपिक फर्स्ट, इसमें इस एक्सरसाइज की शुरुआत में ये एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम आएगी उसका समाधान पहले ही हम कर लेंगे। जैसे टॉपिक फर्स्ट में सब मैट्रिक्स क्या होता है उसको एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं। लेट कैपिटल ए इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म जो कैपिटल ब्रैकेट में गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको हम किस रूप में लिखते हैं वो आपके सामने है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरह से हम इसको अटेंड करते हैं। इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है एलिमेंट A11, सपोज कीजिए इसका हमें सब मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो A11 के पोजीशन पर है ये A। ठीक, हम क्या करेंगे अब इसी A को इस पोजीशन पर हम रोक देंगे और रोकने के बाद में ये चीज़ देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। क्योंकि सब मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स हो चाहे सब मैट्रिक्स हो, इस तरह से ब्रैकेट के अंतर्गत एलिमेंट को हम नोट कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन नहीं होता है। जैसे क्या जो दिखाई दे रहा है ई एफ एच आई, ये क्या हो गया, दिए गए मैट्रिक्स कैपिटल ए के लिए पोजीशन A11 पर जो स्मॉल ए दिखाई दे रहा है उस स्मॉल ए का सब मैट्रिक्स मिल गया। यदि कोई आपसे कहे कि A12 का सब मैट्रिक्स बताइए, तो A12 पोजीशन पर स्मॉल बी है, तो स्मॉल बी को क्रॉस पोजीशन पर रोक दीजिए और इनके एलिमेंट को नोट कर लीजिए। तो A12 का पोजीशन पर हम सब मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। तो देखिए सब मैट्रिक्स क्या मिला, डी एफ जी आई, डी एफ जी और आई मिला। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई कहे कि A31, इस A31 यानी कि उसी पोजीशन पर स्मॉल जी का हम सब मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे, उसी A31 यानी कि स्मॉल जी को रोक लीजिए इस तरह से, और इसके चार एलिमेंट जो दिखाई दे रहा है उसको नोट कर लेंगे। क्या दिखाई दे रहा है, बी सी ई एफ, बी सी ई और एफ। तो मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको हम बताने वाले हैं माइनर। सेकंड टॉपिक में माइनर को उपसारणिक हिंदी में कहते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए गिवन है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, उसके पोजीशन को हम A11, A12, A13 इस तरह से हम ये पोजीशन पता कर लेते हैं। अगर हम A11 यानी कि स्मॉल ए का माइनर फाइंड करना चाहें तो माइनर कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखिए माइनर 1 1, तो माइनर 1 1 मतलब उस 1 1 स्मॉल A11 पोजीशन पर देखिए कि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट स्मॉल ए है, तभी हमने लिख दिया स्मॉल ए का माइनर, तो A11 का माइनर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से छुपा लीजिए, A11 का पोजीशन जो भी हो उसको अटेंड करते हुए और एलिमेंट लिख दीजिए। एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है ई एफ और एच आई, लेकिन ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। इस डिटर्मिनेंट फॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम ई आई इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ई इंटू आई माइनस एच एफ, ये एच एफ। तो इस तरह से आपका माइनर ज्ञात हो गया A11 के लिए। ठीक है ना। मान लीजिए कि A12 का हमें माइनर फाइंड करना है, तो A12 का पोजीशन देखिए स्मॉल b है, तो M12 इक्वल टू b का माइनर यानी कि A12 का माइनर। तो इसका माइनर हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसी पोजीशन पर ब्रेक लगा करके और चार एलिमेंट जो दिखाई दे रहा है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में नोट कर लीजिए। जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको डी एफ जी और आई। अब इसको डिटर्मिनेंट रूप में कैलकुलेट कर लीजिए। जैसा कि आपको जानकारी है डी इंटू आई माइनस जी इंटू एफ, इस तरह से आपका माइनर फाइंड आउट हो गया। तो माइनर इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल कैसे अटेंड करेंगे।
देखिए तो इधर मान लीजिए कि हमने मैट्रिक्स ए में यानी कि ABCD के रूप में हम एलिमेंट ना लिख करके हम डिजिटल वैल्यू लिख देते हैं। जैसे डिजिटल वैल्यू क्या लिख दिया हमने, आपको समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम पोजीशन के रूप में क्या लिख दिए, A11 A12 A13। उसके नीचे चलते हैं A21 A22 A23, इसके नीचे A31 A32 A33। तो ये याद रखिए जो एलिमेंट का पोजीशन होता है AIJ, तो I यानी कि रो होता है और J उसके नीचे चलने के पोजीशन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें माइनर M11 ज्ञात करना है। M11 कैसे ज्ञात करेंगे, A11 11 का पोजीशन A11 है, तो A11 का पोजीशन देखिए 1 है, तो यहाँ पर इसी 1 को रोक लीजिए। रोकने के बाद में हम क्या करेंगे, इस तरह से रोक लीजिए और डिटर्मिनेंट फॉर्म नोट कर लीजिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 5 6 8 और 9। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए, 9 × 45 माइनस ये 8 × 48 इक्वल टू आपका आंसर हो गया -3। और इसी प्रकार से अगर कोई आपसे कहे कि A12 इसका माइनर फाइंड कीजिए, तो इसका पोजीशन क्या है, यह 2, तो इसी 2 को आपको रोकना है। रोक दिया हमने, रोक दिया ना, उसी क्रॉस पोजीशन पर इसको रोक दिए और एलिमेंट नोट कर लीजिए। एलिमेंट है 4 6 7 और 9 और इसको कैलकुलेट कीजिए। 9 × 36 माइनस ये 7 × 42 इक्वल टू -6। ये आपका माइनर फाइंड आउट हो गया। अब आप देखिए टॉपिक 3। टॉपिक 3 में हम कोफैक्टर यानी कि सहखंड फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है पहले ये समझ लीजिए। C फॉर कोफैक्टर और उसका पोजीशन क्या होगा, IJ। कोफैक्टर ऑफ पोजीशन IJ इक्वल टू -1 के पावर I + J इंटू माइनर मतलब कैपिटल M IJ। तो यहाँ पर CIJ के लिए MIJ होगा और I और J का यहाँ पर सम कर देते हैं -1 के पावर में। एक बात और आपको ध्यान देना है, CIJ को हम कहते हैं कोफैक्टर ऑफ IJ एलिमेंट। एक बात और आपको याद रखना चाहिए कि कोफैक्टर को C से भी प्रदर्शित करते हैं, C फॉर कोफैक्टर, और कहीं कहीं तो इसको कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। I और J पोजीशन का कोफैक्टर AIJ भी होता है, वही चीज CIJ लिखिए चाहे AIJ लिखिए, दोनों सेम है, इसीलिए तो हमने लिख दिया और, ठीक। और वही सेम टू सेम हमने लिख दिया -1 के पावर I + J, यहाँ पर I और J का ये प्लस कर देते हैं इनटू माइनर ऑफ IJ। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। लेट मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू, ये गिवन है आपको, क्या गिवन है, ये एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये तो मैट्रिक्स हो गया, कैपिटल ब्रैकेट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना हो तो ऊपर से नीचे की ओर 2 लाइन यानी कि मॉडुलस के जैसा हम लाइन खींच करके, और यानी कि जो कैपिटल ब्रैकेट था वो सीधी लाइन के रूप में लिख देते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना ही चाहिए कि ये जो A लिखा हुआ है वो मॉडुलस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और इसका कैलकुलेशन निगेटिव भी हो सकता है, यानी कि डिटर्मिनेंट और मॉडुलस में अंतर होता है। ये डिटर्मिनेंट का साइन है एट प्रेजेंट टाइम, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। तो इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट ऑफ A हमने लिख दिया ये चीज। एक और बात याद रखिए, इस डिटर्मिनेंट ऑफ A को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। डेल्टा और ये दोनों सेम चीज है। अब हम चूंकि कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं इसके कुछ एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पर मान लीजिए कि M11 यानी कि पोजीशन ये A11 होता है, A11, तो A11 पोजीशन पर M11 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले माइनर फाइंड कर लें। तो माइनर फाइंड करने के लिए एलिमेंट लिख दिया है हमने और इसका कैलकुलेशन देख लीजिए। 8 × 5 यानी कि 8 × 40 और माइनस 7 × 42 -2 हो जाएगा। जब माइनर फाइंड आउट कर लेंगे तो कोफैक्टर उसी एलिमेंट के लिए क्या होगा, 1 + 1 यानी कि ये वाला 1 I होता है और ये वाला 1 J होता है, और I + J का यहाँ पर सम कर देते हैं, यानी कि -1 के पावर I + J यानी कि 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1 इक्वल टू क्या होगा, -1 के पावर 1 + 1 2 होता है, और यहाँ पर -2 जो कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, -2 मिलेगा। यानी कि कोफैक्टर ऑफ
A11 इक्वल टू क्या मिला, -2। इसी प्रकार से मान लीजिए M12 हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 12 यहाँ पर A11 है और इस जगह पर क्या है, A12 है। इस A12 के पोजीशन पर इस तरह से लाइन खींच करके देखिए, कैलकुलेशन क्या होगा, 9 चौके 36 माइनस 7 42, इसका कैलकुलेशन होगा -6। तो माइनर के लिए कोफैक्टर, उसी माइनर के लिए उसी का कोफैक्टर M11 के लिए A12, ठीक है ना, M12 के लिए A12 इक्वल टू -1 के पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 12। तो हम चूंकि माइनर 12 का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर -6 है और -1 के पावर 1 + 2 3 होगा और -1 के पावर 3 कितना होगा, माइनस वैल्यू होगा, यही माइनस हम लिख दे रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, +6 होगा। सिमिलरली we can find minor and cofactor of other given elements। याद रखिए, इसमें से किसी भी एलिमेंट के लिए माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना हो तो इसी प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे। चलिए इस पेज पलटते हैं और आपको एक्सरसाइज 4.4 के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना है, माइनर भी फाइंड करना है, कोफैक्टर भी फाइंड करना है। जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में है एलिमेंट 2 4 0 3, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ये चीज़। ये सभी मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है बल्कि डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म में गिवन है। तो अब चलिए इसका हम सोल्यूशन अटेंड करने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। ठीक, तो यहाँ पर जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिटर्मिनेंट, या इसको डेल्टा के रूप में भी लिख लेते हैं, इक्वल टू ये गिवन क्वेश्चन है। इसका पोजीशन जानने के लिए हम क्या करेंगे, A11 इसको कहेंगे, A12 इसको कहेंगे, इसको A21 कहेंगे और इसको A22 कहेंगे। इससे हम मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है पता करने के लिए कि लाइन से माइनर किसका किसका हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें M11 ज्ञात होगा, इस जगह पर M12 ज्ञात होगा, यहाँ पर M21 ज्ञात होगा, यहाँ पर M22 ज्ञात होगा। चलिए M11 इक्वल टू माइनर ऑफ A11, तो A11 का पोजीशन क्या है 2। तो अब क्या करेंगे, हम इस 2 पोजीशन को हम रोक लेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, और एलिमेंट कितना मिला, ये आपका 3 माइनर फाइंड हो गया। इसी प्रकार से A12 देखिए ना, A12 का पोजीशन यहाँ पर ये 4 है, अब इसी 4 को छुपा लीजिए, तो माइनर ऑफ 12 इक्वल टू यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है तो हम 0 लिख लेंगे। इसी प्रकार से ये देखिए A21, तो A21 का पोजीशन है ये 0, तो इस 0 को हम छुपा लेंगे इस तरह से, और उसका माइनर हमें क्या मिल गया 4। इसके बाद में इस A22 का माइनर फाइंड करना है, A22 का माइनर होगा M22 इक्वल टू, इसका पोजीशन पहले छुपाइए और छुपाने के बाद में यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, और इस प्रकार से आपका माइनर फाइंड आउट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनर फाइंड करने के बाद में ये कोफैक्टर ऑफ ये 11 इक्वल टू क्या होगा, यानी कि कोफैक्टर ऑफ A11। ठीक, तो A11 का कोफैक्टर, तो A11 का कोफैक्टर यहाँ पर 2 की बात करेंगे, 1 1, ये I है ये J है, -1 के पावर I + J, तो I + J 1 + 1 यानी कि इंटू M11 होगा। तो 1 + 1 इक्वल टू कितना होगा, ये 2 होगा, तो -1 के पावर 2, ये प्लस वैल्यू हो गया। M11 का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है 3, तो इसी 3 को लिख लीजिए, यहाँ पर ये 3 हो गया, वो भी प्लस आंसर हो जाएगा। A12 की अगर बात करें तो A12 का पोजीशन 4 है और M12 हमने फाइंड कर लिया है 0, तो इसके लिए A12 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A12 इक्वल टू ये I और J होता है, -1 के पावर ये 1 + 2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3, -1 के पावर 3 ये माइनस हो जाएगा इंटू माइनर ऑफ 12, माइनर ऑफ 12 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर 0 लिख लीजिए, माइनस करके -0 भी तो 0 ही होता है, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम A21, तो A21 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ पोजीशन A21, तो A21 के लिए हम ये I और J मिल गया, I और J यहाँ पर लिख करके जोड़ देंगे -1 के पावर करके, और माइनर ऑफ 21, तो माइनर ऑफ 21 इक्वल टू यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, तो -4 इक्वल टू -4 आंसर मिल गया। इसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ A22 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ पोजीशन A22 इक्वल टू -1 के पावर I + J 2 + 2, ये 4 हो जाएगा, -1 के पावर 4 ये सम
यानी कि इवन नंबर होगा, इवन में पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनर हमने फाइंड आउट कर लिया है 2, तो इस तरह से आपका माइनर फाइंड आउट हो गया। इस प्रकार से हमने यहाँ पर माइनर भी फाइंड कर लिए और यहाँ पर हमने कोफैक्टर भी फाइंड कर लिए। यही आपका आंसर है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट पेज में, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, डिटर्मिनेंट गिवन है डेल्टा इक्वल टू ACBD। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका पोजीशन लिख लीजिए यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन को आसान कर देता है। इस पोजीशन को कहते हैं A11, सी पोजीशन को कहते हैं A12, उसके नीचे चलोगे तो मिल जाएगा A21 और इस पोजीशन के लिए मिल जाएगा A22। ठीक, तो अब हम सबसे पहले A11 का माइनर फाइंड करेंगे। A11 का पोजीशन स्मॉल a है, उस a को आप छुपाओगे इस तरह से, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या मिल गया, स्मॉल d माइनर मिल गया। इसी प्रकार से अदर के लिए भी हम लिख लेते हैं, A12 के लिए ये b मिल गया माइनर। उसके और आगे बढ़ते हैं, A21, इसके लिए माइनर मिल गया ये c, और उसके आगे माइनर मिल गया स्मॉल a। तो माइनर हमने सबके लिख लिए हैं। अब इसी पोजीशन को अटेंड कर लेंगे, यानी को फैक्टर ऑफ 1 1 इक्वल टू -1 के पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1 इक्वल टू माइनर 1 1 का कितना हम निकाल चुके हैं, स्मॉल d। तो यही स्मॉल d आपका आंसर मिल गया। माइनर ऑफ 1 2 इक्वल टू b जब हमें मिल गया हो तो को फैक्टर ऑफ 1 2 इक्वल टू -1 के पावर, यही इनका जोड़ दीजिए, 1 + 2 ये 3 हो जाएगा। 3 इवन ऑड नंबर है, -1 के पावर ऑड नंबर माइनस हो जाता है, और माइनर हमें दिखाई दे रहा है स्मॉल b, तो ये स्मॉल b हो गया, यानी कि -b हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से माइनर ऑफ 2 ये 21 इक्वल टू c, इसमें अप्लाई कर दीजिए, इस पोजीशन पर c लिख दीजिए तो -c मिल गया। माइनर ऑफ 2 2 इक्वल टू स्मॉल a, इस पोजीशन पर रख दीजिए तो स्मॉल a लिखते हुए यहाँ पर स्मॉल a मिल गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, डिटर्मिनेंट इज गिवन डेल्टा इक्वल टू, ये जो है आपका एलिमेंट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पोजीशन को सही से फाइंड करने के लिए लिख लेते हैं A11 A12 A13। फिर इसके लिए हम लिख लेते हैं A21 A22 A23, और इसके लिए हम लिख लेते हैं A31 A32 और A33। ये हमें बताएगा कि माइनर किसका किसका ज्ञात करेंगे। माइनर 1 1 के लिए, 1 2 के लिए, 1 3 के लिए, इसी प्रकार से जितने भी 9 एलिमेंट्स गिवन हैं उन सब के लिए इस जगह से माइनर फाइंड करेंगे, और इसके साथ साथ कोफैक्टर भी आप देखेंगे। देखिए माइनर ऑफ 1 1, तो A11 का पोजीशन जरा देख लीजिए, ये दिखाई दे रहा है, तो इसी पोजीशन को ये छुपा लिए। अब इसका कैलकुलेशन देख लीजिए, 1 × 1 1 -0 × 0 0, 1 - 0 ये 1 ही तो होगा। ठीक, अब इसके बाद में को फैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू -1 के पावर ये 1 + 1 ये लिख देंगे जो कि 2 हो जाएगा, इंटू माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 1 इक्वल टू ये 1 दिखाई दे रहा है, इक्वल टू ये 1 है। इसी प्रकार से माइनर ऑफ 1 2 इक्वल टू, इस 1 2 को पोजीशन में देखते हुए बताइए, इसको इस तरह से छुपा दिए, 0 × 1 0 और 1 0 × 0 0। तो इस प्रकार से हमें मिला, यानी M12 के लिए माइनर 0 मिला, उसी के लिए को फैक्टर ऑफ 1 2 इक्वल टू -1 के पावर, यही 1 और 2 को जोड़ दीजिए, इंटू माइनर ऑफ 1 2 इक्वल टू -1 के पावर, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा जो कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर के वजह से निगेटिव साइन हो गया, और इस माइनर वैल्यू को 0 देखते हुए रख दीजिए। इस प्रकार से मिला माइनर ऑफ पोजीशन 1 2 इक्वल टू 0। इसी प्रकार से माइनर ऑफ 1 3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 3 का पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए पोजीशन 1 3 ना, तो इस पोजीशन 1 3 का जगह देखिए, पहले 0 मिला, इसी 0 को पहले छुपा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले इधर मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में, फिर इधर, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इस प्रकार से ये 0 मिला। अब को फैक्टर 1 3 के लिए -1 के पावर, यही 1 और 3 को जोड़ दीजिए, इंटू माइनर जो भी 0 दिखाई दे रहा है उसको लिख लीजिए, इक्वल टू 0 मिला। इसी प्रकार से M यहाँ पर 2 1, ये 2 1 ये चीज आ गया, यहाँ पर देखिए इस 2 1 का पोजीशन इस जगह पर मिला। अब इसी को इस तरह से छुपा लीजिए, अब एलिमेंट लिख करके 0 × 1 0 हो जाएगा, 0 × 0 0 हो जाएगा, और 0 - 0 ये 0 हो जाएगा कैलकुलेशन। अब उसी एलिमेंट ये 2 1 के लिए को फैक्टर
A21 इक्वल टू -1 के पावर यही 2 + 1 इनको जोड़ दिए इंटू ये माइनर 0 जो दिखाई दे रहा लिख दिए इक्वल टू 0 मिला। इसी प्रकार से जितने भी ये माइनर और कोफैक्टर हैं हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको ध्यान से देखते हुए अपने मन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये हम फटाफट माइनर हमने फाइंड कर लिया है, उस माइनर को हम रखते जा रहे हैं 1 और ये 1 मिला। माइनर हमने कैलकुलेट कर लिया है 0, इस 0 को पोजीशन पर रखते हुए 0 आंसर दिखा दे रहे हैं। ये कोफैक्टर भी हम कोफैक्टर का आंसर हम दिखा रहे हैं। M31 के लिए वैल्यू यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर 0 आंसर मिला। M32 के लिए यहाँ पर 0 रखते हुए 0 आंसर मिला। M31 के लिए यहाँ पर 1 रख देंगे तो ये कोफैक्टर आपको 1 मिला। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में डेल्टा इज गिवन, इसके लिए वही पुरानी बातें, इसका पोजीशन सही से फाइंड आउट करने के लिए हम लिख लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इतना लिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जैसे A11 है उसका पोजीशन 1 है और उसी के लिए M11 माइनर फाइंड करते हैं और उसी एलिमेंट 1 के लिए कोफैक्टर 1 फाइंड करेंगे हम। तो चलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, चलिए इस पोजीशन पर माइनर देखने के लिए वही पुराना तरीका अपनाते हैं, यहाँ पर छुपा दिए। अब इसका कैलकुलेशन कर लिए 5 2 जा ये 10, एक निगेटिव होता है 1 इंटू -1 होगा, एक और -1 मिलकर के +1 हो गया, 10 + 1 ये 11 हो गया। यहाँ पर माइनर यहाँ पर 11 रख दीजिए तो A11 इक्वल टू -1 के पावर यही 1 और 1 जोड़ दीजिए और इस माइनर ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है ये 1 1 11, इस 11 को रख दीजिए, आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर M, ये चीज़ आपको देखना जरूरी है। यहाँ पर A12 के लिए माइनर यहाँ पर 1 2 फाइंड करना है तो इसका पोजीशन है 0, तो इस 0 पोजीशन पर छुपाते हुए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए। 3 2 जा यहाँ पर 6 हुआ, -0 इंटू -1 ये 0 मिला। इस प्रकार से ये 6 मिला, इस 6 को माइनर के पोजीशन पर रख दीजिए और -6 मिला। अब फटाफट जरा देखिए, हम और आगे बहुत तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। M13 पोजीशन यहाँ पर है तो इस पोजीशन पर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कैलकुलेशन डिटर्मिनेंट के प्रोसेस है 3 - 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 - 0 ये 3 हुआ और इसका कोफैक्टर ये के लिए इस 3 को माइनर के पोजीशन पर रख दीजिए, यहाँ पर 3 और इस प्रकार से ये 3 मिला। इसके बाद में A21 के पोजीशन पर देख लीजिए, डिटर्मिनेंट 0 इंटू 2 ये 0 मिला, -1 इंटू 4 ये 4 मिला, 0 - 4 ये माइनर मिल गया। इसी -4 को यहाँ पर रख दीजिए, माइनस ये 4 मिला। अब आप वीडियो को पॉज करके आंसर को मैच करने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट आंसर वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू और उसका ये कोफैक्टर भी हम लिख दे रहे हैं और आप मिलान करके सही से देखिए कि आपका आंसर सही से आ रहा है कि नहीं, और बाय द वे ना आ रहा हो तो पता कीजिए कि आप मिस्टेक कर कहाँ रहे हैं। चलिए हम नोट कर दे रहे हैं, यहाँ पर 2 आंसर आएगा और यहाँ पर ये 1 मिल जाएगा, यहाँ पर -20 मिलेगा, इस जगह पर -13 मिलेगा और यहाँ पर ये 5 मिलेगा। अब इसके बाद में कोफैक्टर जरा देख लीजिए, इस 2 को यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर ये 2 मिल गया, इस जगह पर 1 लिख देंगे, -1 मिला, -20 लिखेंगे तो इस प्रकार से -20 आंसर आ गया कोफैक्टर। और यहाँ पर -13 रखेंगे तो +13 आंसर आ जाएगा और यहाँ पर 5 रखेंगे तो कोफैक्टर आपको ये 5 मिल जाएगा। यही आपका आंसर है, ध्यान रखिएगा, हमने आंसर लिख दिया है। अब आप देखिए नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट डेल्टा इक्वल टू गिवन, और ये कह रहा है कि सेकंड रो, तो सेकंड रो मतलब यहाँ पर इस पोजीशन को R2 कहेंगे, सेकंड रो कहते हैं। इसके एलिमेंट क्या होता है, जैसे A11, A12, A13, A21 इक्वल टू -2 है, A22 इक्वल टू 0 हमने लिख दिया है, A23 इक्वल टू 1 लिख दिया है। इसी को देखते हुए हमें डेल्टा यानी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व करना है। इसके सॉल्यूशन कैसे होगा यही आपको पता करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इसी पोजीशन A21 के लिए, A22 के लिए, A23 के लिए, A21 के लिए यहाँ पर A21 यानी कोफैक्टर इक्वल टू -1 के पावर यही 2 + 1, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, इनटू यहाँ पर 2 1 के लिए
क्या करेंगे, इसको छुपा लीजिए और छुपाने के बाद में जो भी डिटर्मिनेंट पॉइंट दिखाई दे रहा हो नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3, 8 और यहाँ पर मिल जाएगा 2, 3, 3 3 यहाँ पर 9 होगा और 2 इंटू 8 16 होगा, बीच में निगेटिव साइन होता है, इक्वल टू ये 7 मिल गया। इसी प्रकार से A22, तो A22 यहाँ पर होगा, इसको जरा छुपा लीजिए, इसको छुपा लिया हमने A22 पोजीशन पर यहाँ पर, और इसका डिटर्मिनेंट के एलिमेंट जो भी हो वो पहले लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 हो गया। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 22 इक्वल टू A22 इक्वल टू -1 के पावर, यही 2 + 2 ये लिखा हुआ है, और 2 + 2 ये 4 होता है, ये 4 इवन नंबर मिल गया, -1 के पावर इवन नंबर ये प्लस हो जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 5 × 3 15 -1 × 8 8 इक्वल टू ये हो गया आपका 7। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, A21 का पोजीशन देखिए, A21 पोजीशन यहाँ पर है, इस A21 के पोजीशन को जरा छुपा लीजिए, छुपा लिया, और इसका ये एलिमेंट नोट कर लीजिए 5 3 1 2, तो ये मिला 5 3 और 1 2। अब ये कोफैक्टर ऑफ A21 इक्वल टू -1 के पावर, यही 2 + 1 ये 2 + 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 ऑड नंबर है, -1 के पावर ऑड नंबर माइनस होता है, और इसका कैलकुलेट कर लीजिए 5 × 2 ये 10 मिलेगा, -1 × 3 ये 3 मिला, 10 - 3 ये 7 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर -7 होगा। बाई डिटर्मिनेंट प्रोसेस आपको रूल इसके पहले हम बता चुके हैं, डेल्टा डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, और किस तरह से यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो का पोजीशन एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है 2 0 1, तो A21 है 2, A22 है 0, A23 1, ये है A21, ये वाला वैल्यू है A22, ये वाला वैल्यू है A23। तो डेल्टा इक्वल टू R2 पोजीशन से सॉल्व करने के लिए A22 एलिमेंट इनटू कोफैक्टर ऑफ 21 प्लस एलिमेंट 22 इनटू कोफैक्टर ऑफ 22 प्लस एलिमेंट 23 इंटू कोफैक्टर ऑफ 23। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एलिमेंट रख दीजिए। A21 का एलिमेंट कितना है, यहाँ पर A21 का एलिमेंट यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, और कोफैक्टर इसका 7 हमें पता चल चुका है। A22 का पोजीशन है 0 और उसका कोफैक्टर हमने सॉल्व कर लिया है 7। इसी प्रकार से यहाँ पर यह चीज़ देखिए A23 का पोजीशन है 1 और उसका कोफैक्टर है -7। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए सिस्टमेटिक ढंग से, 7 × 2 ये 14 प्लस ये 0 -7 इक्वल टू 7 आंसर, यानी कि ये डिटर्मिनेंट का आंसर होगा 7। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेलुएट डेल्टा इक्वल टू समथिंग विच इज गिवन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर समझना चाहेंगे थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम को हम C3 कहेंगे। ये C1 पोजीशन होता है, ये C2 पोजीशन होता है, ये C3 पोजीशन होता है। तो इसके लिए क्वेश्चन को बहुत सिंपल करने के लिए, उसके एलिमेंट को सही पोजीशन पर जानने के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर A11, इसके लिए A12, इसके लिए A13, इसी तरीके से पोजीशन वैल्यू लिख लिए। पोजीशन वैल्यू लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यानी कि इसके लिए A13 इक्वल टू YZ लिख लिया, A23 के लिए पोजीशन हमने लिख लिया, यहाँ पर देखिए ये ZX, और A33 के लिए हमने लिख लिया XY, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी बाद में। इस A13 के लिए हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, A23 के लिए कोफैक्टर फाइंड करेंगे, A33 के लिए भी कोफैक्टर फाइंड करेंगे। इसके बाद अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए थे उसी प्रोसेस से इसको भी सॉल्व करके डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो अब सबसे पहले हम कोफैक्टर ऑफ 13 फाइंड करेंगे, क्योंकि A13 हमें पता है। तो कोफैक्टर ऑफ 13 इक्वल टू -1 के पावर, यही 1 और 3 का ये प्लस कर लीजिए, जोड़ दीजिए, इनटू। अब A13 का पोजीशन जरा देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर A13 इस तरह से छुपा लीजिए, इस तरह से छुपा लेने के बाद में इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए Z-Y। तो यहाँ पर लिखा है Z-Y लिखा हुआ है ना, इसको इक्वल टू क्या हुआ, -1 के पावर 1 + 3 कितना होता है 4। 4 क्या है, इवन नंबर, तो -1 के पावर इवन नंबर ये प्लस हो जाएगा और Z-Y आपको मिल गया। इसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ 23 का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए I + J के हिसाब से -1 के पावर 2 + 3 यहाँ पर 5 लिख दिया, 2 + 3 इक्वल टू 5 होता है। और यहाँ पर 2 3 पोजीशन पर छुपा लीजिए और 1 × Z यहाँ पर Z मिला
और 1 इंटू एक्स, एक्स मिला, इस प्रकार से जेड माइनस एक्स, और ये -1 के पावर ऑड नंबर माइनस हो गया, और जेड माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस जेड मिला। ठीक, ये भी मिल गया सही, ये भी मिल गया। अब जरा कोफैक्टर ऑफ 3 3 इक्वल टू -1 के पावर है, इसी 3 + 3 को जोड़ दीजिए, और 3 + 3 6 होता है, इवन नंबर होता है। अब उसका पोजीशन जरा देख लीजिए, यहाँ पर जरा छुपा लीजिए, और इसके बाद में यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, y माइनस एक्स, यहाँ पर लिख दिया y माइनस एक्स, और यहाँ पर ये इवन नंबर के वजह से प्लस कर लीजिए, y माइनस एक्स आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में ये C3 पोजीशन पर डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, A13 का वैल्यू है यहाँ पर YZ, और A13 को कैलकुलेट कर चुके हैं, देखिए यहाँ पर Z माइनस वाई। तो इसी तरीके से यहाँ पर A13 का पोजीशन देख करके रख दिए, और कोफैक्टर A13 भी हमने कैलकुलेट करके Z माइनस वाई फाइंड कर ले रख लिए। इसी प्रकार A23 वैल्यू Z एक्स लिख करके और उसका कोफैक्टर निकाल दिए x माइनस जेड, तो x माइनस जेड इसको नोट कर लिए। A33 की पोजीशन एक्स वाई मिला, उसको नोट करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर A33 का पोजीशन जरा देख लीजिए, y माइनस एक्स, इसको नोट कर लिया गया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, वाई जेड, और यहाँ पर एक ऑर्डर लेंगे, क्या लेंगे, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई इसके बाद अटेंड करेंगे वाई जेड, इसके बाद अटेंड करेंगे जेड एक्स। तो ये देखिए वाई यहाँ जेड माइनस वाई है, वाई माइनस जेड फाइंड आउट करने के लिए -1 बाहर ले लिए, प्लस के सामने ये प्लस लिख करके एक्स माइनस जेड नहीं होना, एक्स माइनस जेड तो दिखाई दे रहा है, जेड एक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जेड माइनस एक्स को हम क्या करेंगे, माइनस वाई कर लेंगे, प्लस वाई कर लेंगे। अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो एक्स माइनस जेड तो फिर से दोबारा मिलेगा, लेकिन एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड करने के लिए हमने माइनस वाई और प्लस वाई एक तरफ माइनस कर दिए, दूसरी तरफ प्लस कर लिए, और इसके बाद में यहाँ पर y माइनस एक्स को माइनस साइन दिखाते हुए एक्स वाई करके x माइनस वाई कर लिए। अब इसके बाद में ये तो एज इट इज नोट कर लीजिए, इसको भी इसी प्रकार से नोट करना है, और एक्स माइनस वाई जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, y माइनस जेड ये चीज़ देख लीजिए, फिर से जेड एक्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पर -x वाई एक्स माइनस वाई एक सिस्टमेटिक ढंग से लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, ये x माइनस वाई दो जगह देखिए, यहाँ से x वाई है और यहाँ पर भी देखिए x माइनस वाई है, x माइनस वाई को कॉमन करके देखिए जेड एक्स और एक्स वाई आएगा, बीच में निगेटिव आएगा। अब इस वाले में देखिए y माइनस जेड, और इसी पोजिशन पर आगे बढ़ा करके देखिए तो y माइनस जेड फिर से मिला। तो अब इन दोनों से y माइनस जेड को कॉमन करेंगे, यहाँ पर जैसा दिखाई दे रहा है, तो पहले में क्या मिला, पॉजिटिव वाला पहले क्या मिला, देखिए जेड एक्स ये वाला दिखाई दे रहा है जेड एक्स, और y माइनस जेड ये भी दिखाई दे रहा है, उसका कॉमन करते हुए माइनस वाई जेड मिला, ये चीज माइनस वाई जेड। अब क्या करेंगे, x माइनस वाई के लिए, अब यहाँ पर दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन करके यहाँ पर x कॉमन करके जेड माइनस वाई लिख लिए, प्लस के सामने प्लस लिख दिए, और y माइनस जेड लिख करके दोनों में से कॉमन देखिए क्या है, दोनों में से कॉमन जेड है, तो ये जेड कॉमन कर लिए, x माइनस वाई रिमेनिंग पार्ट्स मिल गया, उसको नोट कर लिए। अब क्या करेंगे, x माइनस वाई यहाँ पर, x माइनस वाई यहाँ पर दोनों में से कॉमन मिल रहा है, और क्या करेंगे, z माइनस वाई को y माइनस जेड करके निगेटिव आगे बढ़ा के लिख देंगे। अब एक काम करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में। तो क्या करेंगे, y एक्स माइनस वाई और y माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और y माइनस जेड निगेटिव साइन बाहर करते हुए नोट कर लेंगे। इसमें क्या मिला, z, उसको z के रूप में नोट कर लिए, और z माइनस वाई को y माइनस जेड करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, तो माइनस एक्स लिख दिए, यहाँ पर माइनस यहाँ लिखते हुए एक्स लिख दिए। अब x माइनस वाई y माइनस जेड दोनों में कॉमन आ रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस वाई और x माइनस वाई कॉमन हो गया, y माइनस जेड से कॉमन हो गया। अब यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट्स क्या मिला, z, और रिमेनिंग पार्ट्स क्या मिला, x, वही z माइनस एक्स लिख दिए। इस प्रकार से फैक्टर के रूप में इस क्वेश्चन का आंसर मिला x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। अब आप देखिए, इफ डेल्टा इक्वल टू गिवन a11 a12 a13 एक्सेट्रा एंड कोफैक्टर aij इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाई, ऑप्शनल है ABCD, इसमें से कौन सा पार्ट सही होगा, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो एक बात याद कर लीजिए कि डी पार्ट में जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर उसी का कोफैक्टर है। देख लीजिए एलिमेंट यहाँ पर ये 2 1 है, तो कोफैक्टर भी उसी का 2 1 है, यानी कि मैच कर रहा है पूरा पूरा। एलिमेंट 3 1 है तो उसका कोफैक्टर भी 3 1 है, तो A11 A21 A31, तो A11 ये रहा, A21 ये है, A31
ये दिखा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, ये कॉलम C1 से हम इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना चाहें तो इसका डिटर्मिनेंट मिलेगा A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A31 इंटू कैपिटल A31। यही आपका आंसर होगा। लेकिन ऊपर वाले सब पार्ट क्यों गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर A11 इंटू 31 ये मैच नहीं कर रहा है। इससे ये भी पता चलेगा कि ए पार्ट गलत है, रॉन्ग। अब इसके जरा देख लीजिए, A11 इंटू को फैक्टर भी इक्वल है, चलिए ठीक है, लेकिन A12 एलिमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन को फैक्टर इक्वल ना होने के कारण ये भी गलत हो गया। यहाँ पर जरा देखिए तो इस तरह से एक पोर्शन गलत हो गया। अब इसमें भी चेक कर लीजिए, एलिमेंट यहाँ पर 21 है और को फैक्टर 12 है, यहीं से पकड़ में आ गया कि ये भी गलत है। लेकिन 11 के लिए 11, 21 के लिए 21, 31 के लिए 31, यानी कि डी पार्ट इज राइट आंसर। इसलिए तो हमने लिख दिया डेल्टा इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ elements of a row or column with the corresponding cofactors. Hence, here D part is right answer. D equal to delta equal to A11 into A11 plus A21 into A21 plus A31 into A31, which is answer. D part is right answer. यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.4 पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया है। वीडियो को कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।